हेलो एवरीवन। जैसे कि आजकल हम आए दिन तमिलनाडु के रिलेटेड बहुत से ऐसे विवादित मुद्दे सुनते रहते हैं। आजकल ये तमिलनाडु स्टेट बहुत चर्चा में है। कभी भाषा विवाद का मुद्दा आ जाता है तो कभी वहाँ के राज्यपाल का मुद्दा। तो आज हम इस पूरे विवादों को, इस पूरे स्टेट में जितने भी विवाद जो भी चल रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी ये न्यूज़ क्या है और इसको हम पूरी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले देखिए, तमिलनाडु में अभी जो रिसेंटली जो मुद्दा चर्चा में है वो क्या है कि कॉलेज में राज्यपाल के जय श्री राम के नारे लगाने से विवाद खड़ा हुआ था। जो तमिलनाडु कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर है उन्होंने जय श्री राम का जो नारा लगाया था कॉलेज में, तो उस पर ये विवाद चल रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इंजीनियरिंग कॉलेज में कथित रूप से जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसकी आलोचना की जा रही है। तो इसकी बहुत आलोचना भी हो रही है। अब देखिए, मदुरै त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है तमिलनाडु का, मदुरै त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को शैक्षणिक स्थानों में कंबर नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था। गवर्नर को वहां पर जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार भी दिया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिल कवि कंबर और उनकी रामायण के संस्करण कंबा रामायण के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कंबर को भूलने का मतलब होगा अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूलना। अगर हम भूल गए तो यह हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को भूलने के बराबर है। कंबर ने हमें कंबर रामायण में कई अच्छी बातें सिखाई हैं। खास तौर पर उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। तो उन्होंने, जो कंबर एक कवि हैं, तमिल कवि हैं कंबर, उनकी जो भी रामायण के संस्करण है या उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनके बारे में बात की है और उन्होंने कहा है कि हमें अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के लिए, वाल्मीकि रामायण में ऐसे दृश्य हैं जहां रावण सीता को उठाकर ले जाता है, लेकिन कंबर ऐसा नहीं चाहता था। कंबर नहीं चाहता था कि रावण सीता को छुए। यही वह सम्मान था जो उसने महिलाओं को दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी का एक उच्च पदस्थ अधिकारी सार्वजनिक रूप से महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, तो ये अस्वीकार्य है। इस दौरान राज्यपाल ने अपना भाषण खत्म करने से पहले वहां मौजूद छात्रों से कहा कि वे जो कह रहे हैं उसे दोहराएं और फिर उनसे कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाया। छात्रों ने भी जवाब में नारे लगाए थे। राज्यपाल द्वारा गैर धार्मिक शिक्षण संस्थान में जय श्री राम का नारा लगाना अब विवाद का विषय बन गया है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो RN रविशंकर, यहाँ पर देखिए ये भाषण दे रहे हैं। तो इसी दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और जो भी छात्र हैं उनको भी लगाने के लिए कहा था ये नारा। तो इसी बात पर अब चर्चा छिड़ी हुई है। राज्यपाल की आलोचना करते हुए कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने कहा कि उनकी टिप्पणी बेहद निंदनीय है, कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है। इसका कोई भी सर पैर नहीं है, कि मतलब हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। वह RSS और भाजपा की भाषा बोल रहा है। वह एक संवैधानिक पद पर आसीन है। इस तरह की टिप्पणी उन्हें शोभा नहीं देती है। राज्यपाल रवि को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। भाजपा के राज्य सचिव R मुथुरासन ने राष्ट्रपति से उन्हें पद से हटाने का आग्रह भी किया है। जो तमिलनाडु के राज्यपाल, उन्होंने नारा लगाया था जय श्री राम का, और कांग्रेस ने क्या कहा था? ये RSS की भाषा बोल रहे हैं। आगे देखिए, कांग्रेस नेता ने कहा है कि राज्यपाल रवि को पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ऐतिहासिक फैसला दिया है क्योंकि उन्होंने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करके असंवैधानिक और मनमाने तरीके से काम किया है। तो वो बताते हैं कि जो उन पर ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कि उनको जो भी समय सीमा है, जो भी विधायक या कोई भी बिल पास करने की समय सीमा वो तय कर दी गई है, और उसकी जो भी परमिशन देने की, मतलब अप्रूव करने की भी जो लिमिट है, समय टाइम लिमिट है, वो भी एक तय की गई है। तो ये फटकार पहले ही लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
अब देखिए, भाजपा के जो राज्य सचिव आर मुथुरासन ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन के काम करने और निर्वाचित राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से राज्यपाल रवि को हटाने का आग्रह किया। तो अब कुछ नेता ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि इनको इसके पद से हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो खुद को न्यायपालिका और संविधान से ऊपर समझे कि हम न्याय में सबसे ऊपर हैं और संविधान से भी ऊपर है। मुथुरासन ने राज्यपाल के इस कृत्य को तमिलनाडु की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं के विपरीत बताया। उन्होंने ऐसा कहा है कि मुथुरासन जो भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी राज्यपाल ने, गवर्नर ने ये जो काम किया नारा लगाने वाला, वे भारत की जो भी तमिलनाडु की संस्कृति है और जो भी कलात्मक परंपराएं हैं इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर इशारा किया था जिसने राज्यपाल के द्वारा की गई कार्रवाइयों को पलट दिया था, जिसमें उनकी भूमिका को संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट किया गया था। मुथुरासन ने कहा था कि इसके बावजूद राज्यपाल सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेना और विवादास्पद बयान देना जारी रखे हुए। इसी बीच राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार के एक वरिष्ठ नेता द्वारा अश्लील और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की और अस्वीकार्य शर्मनाक बताया है। राज्यपाल ने क्या कहा है कि हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति बेहद अश्लील, उत्साहपूर्ण, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा है। ऐसा व्यवहार न केवल एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए अशोभनीय है बल्कि पूरी तरह से ही अस्वीकार्य, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, शर्मनाक है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति। उन्होंने न केवल महिलाओं को अपमानित किया बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो ये राज्यपाल ने कहा है। अब देखिए, विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे धार्मिक नारे नहीं लगा सकता है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, क्या होता है संवैधानिक पद? क्या राज्यपाल जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं? और कौन से विवादों में ये घिरे हुए हैं आर.एन. रवि? तो हम जानते हैं इस पूरी वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का अगला पड़ाव क्या है कि अब हम सवाल के जरिए इन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है संवैधानिक पद, जिसका जिक्र इस विवाद में सभी लोग कर रहे हैं। जो सभी लोग एक संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है कि संवैधानिक पद आखिर है क्या? संवैधानिक पदों को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह पद देश के शासन, न्याय और प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ ऐसे पद हैं जो कि भारत का जो भी शासन है, न्याय है और प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। इन पदों पर बैठे लोगों का उनको विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा दी जाती है। इनमें कुछ पदों पर बैठे व्यक्तियों के सिर्फ संसद के विशेष प्रस्ताव यानी कि महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सिर्फ महाभियोग चलाकर ही उन्हें हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 52, 74, 124, 148 के में संवैधानिक पदों का उल्लेख किया गया। तो ये जितने भी आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, 54, 52, 74, 124, 148, तो इन पर क्या संवैधानिक पदों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, भारत के 10 संवैधानिक पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति, जिसे भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति। तो दूसरा देखिए उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जो जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अब देखिए, पांचवें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, छठे हैं राज्यपाल, सातवें मुख्यमंत्री और आठवां भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नौवें है मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC और 10वें है संघ लोक सेवा आयोग UPSC। तो ये 10 जो है संवैधानिक पद हैं। दूसरा सवाल है हमारा, क्या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जय श्री राम का नारा नहीं लगवा सकते हैं? जवाब क्या है इसका कि संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के महासचिव रहे PDT आचार्य बताते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में है। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान सभा की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, इसलिए उन्हें एक खास धर्म की बातें या नारे
नहीं करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार जो विराग गुप्ता है वो क्या कहते हैं कि राज्यपाल को कैसे और क्या बोलना चाहिए इस बारे में संविधान या किसी कानून में जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राज्यपाल को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। जय श्री राम बोलना संविधान विरोधी नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उससे दूसरे धर्म के लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नारों से राज्यपाल के पद की संवैधानिक गरिमा जो है उसका हनन होता है। अब देखिए, संविधान के जानकार और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पूर्व सचिव हैं जो भगवान देव इसरानी हैं, वो क्या कहते हैं कि भारत में जब भी किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद मिलता है तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत एक शपथ दिलाई जाती है जिसमें वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत की रक्षा करेंगे और उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत के संविधान में अलग अलग जगहों पर सेकुलरिज्म का जिक्र किया गया है। संविधान की उद्देशिका में भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो प्रस्तावना है उसमें भी सेकुलर शब्द कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे में संवैधानिक व्यक्ति और सरकार किसी भी धर्म का प्रचार या पक्ष नहीं ले सकते हैं, मतलब लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तब इसमें सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुई है संविधान की, उसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी हैं उन्होंने सेकुलर शब्द को साथ में जोड़ दिया, जिसका हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता और धर्म के अलग रहकर काम करता है, जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार किसी भी पंथ या संप्रदाय के लिए पक्षपात नहीं करती और सभी को समान रूप से देखती है, यानी कि सरकार किसी खास धार्मिक गुट यानी कि शैव, वैष्णव, शिक्षा या सुन्नी का पक्ष नहीं लेगी। तो धर्मनिरपेक्ष होता है किसी भी धर्म को अपनाने की मतलब आज़ादी होती है, और पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि सरकार किसी भी पंथ या समुदाय के लिए पक्षपात नहीं करती है और सभी को समान रूप से देखती है। आगे देखिए, इन दिनों संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पंथ निरपेक्ष व्यवहार क्यों नहीं दिखाते हैं? तो जो आजकल जो संविधान के पद पर लोग बैठे हैं, जिनके बारे में हम 10 जनों के बारे में बात की थी, जिनमें सबसे पहले पीएम थे और लास्ट में आईएएस आए थे, पूरी एक लिस्ट देखी थी हमने, उसमें जो लोग बैठे हैं वो पंथ निरपेक्ष जो भी बिहेवियर है उनका क्यों नहीं होता है। अब देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रशीद किदवई कहते हैं किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की पंथ निरपेक्षता उसका व्यक्तिगत फैसला, मतलब उसका निजी फैसला है। पहले पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का धर्म को लेकर अलग अलग नजरिया है। संविधान में धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना ना लेने का जिक्र नहीं है। पहले धार्मिक गतिविधियों को संविधान के खिलाफ समझा जाता था और अब इसे संविधान पद पर पहले ही पर रहते किया जाता है। रशीद किदवई और क्या कहते हैं कि भारत की राजनीति के कई दौर रहे हैं। भारत सेकुलरिज्म को महत्व दिया जाता था और अब हिंदुत्व को, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है। धर्म के नाम पर राजनीति चरम पर है, इस कारण इसका जमकर फायदा उठाया जा रहा है। संविधान में इसका जिक्र नहीं होना मतलब सोने पर सुहागा जैसा है। अब देखिए, भारत में संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनके धार्मिक व्यवहार का जो विवाद है वो पुराना कितना है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि संवैधानिक पद पर पदस्थ व्यक्ति को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसे किसी धार्मिक गतिविधि, आयोजन या धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। इससे अन्य धर्म के लोगों को गलत संदेश पहुँचता है और ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति किसी खास धर्म का प्रचार कर रहा है। तो इससे एक एग्जाम्पल है कि वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू के मुताबिक मई 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया गया था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर ऐतराज जताया था। नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति के किसी मंदिर में कार्यक्रम में जाने से दूसरे धर्म के लोगों को गलत संदेश पहुंचेगा, इसलिए प्रसाद नेहरू की इच्छा से सहमत नहीं होते हैं। प्रसाद ने क्या कहा था कि
मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूँ और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। मैंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के उद्घाटन समारोह को सरदार पटेल और नमक नगर के जाम साहिब की उपस्थिति में देखा था। राजेंद्र प्रसाद ने इस जवाब से नेहरू बेहद नाराज हुए थे। नेहरू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिए थे कि वह इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद को दिए गए भाषण को सरकारी माध्यम से कवर ना किया जाए। अब देखिए 5वां सवाल क्या है हमारा कि इन दोनों विवादों में रहने वाले जो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं क्या, जिनके बारे में हमने बात की है, ये इतने चर्चा में रहते हैं, आखिर ये है क्या, इनकी जीवन जो भी इनके जीवन के बारे में जानकारी हमें मिली यहाँ पर हम लेकर आए एक पोस्टर के ज़रिए। आप इससे अच्छा रिवीजन भी कर सकते हैं अगर कोई भी पोस्टर आपको मिलता है तो उससे। अब देखिए रविंद्र नारायण रवि कौन थे। 3 अप्रैल 1952 में बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। 1974 में फिजिक्स की इन्होंने डिग्री ली और फिर पत्रकारिता में कूद पड़े थे। 1976 में केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर बने थे। सीबीआई, आईबी समेत कई बड़े विभागों में इन्होंने काम किया। 2012 में रिटायर हुए और 2014 में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो ये है आर.एन. रवि। 5 अक्टूबर 2018 को भारत का राष्ट्रीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। 2019 को नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए थे। तमिलनाडु के 26वें गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। 2021 से ये गवर्नर है। आर.एन. रवि पहले भी कई बड़े विवादों से घिर चुके। पहले वाले विवाद कौन थे? सबसे पहला था विधानसभा के वॉकआउट। जनवरी 2023 में राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्य सरकार के भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया था और सदन के वॉकआउट कर दिए गए थे। इस घटना को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन बताया है। जो वहां के सीएम है एम.के. स्टालिन, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन किया गया था। राष्ट्रगान विवाद और वॉकआउट हुआ था। 6 जनवरी 2024 को राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान न बजाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत और अंत दोनों में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के अभिभाषण के कुछ हिस्सों को नैतिक और तथ्यात्मक आधार पर अस्वीकार करते हुए भाषण पूरा नहीं किया गया, सदन से वॉकआउट कर गए थे। अब देखिए सरकार ने राज्यपाल हटाने की मांग की थी। 2022 में सीएम जो एम.के. स्टालिन, उनकी पार्टी डीएमके ने राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटाने की मांग की थी। स्टालिन सरकार ने राज्यपाल रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा चुकी है। हालांकि 3 जनवरी 2025 को याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरह के मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है जो एम.एन. रवि हैं, जो 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी बिल उसको मना कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ज़रूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने का अवैध बताया और कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएंगे। अब देखिए जो गवर्नर को लेकर जो लिमिट तय की गई थी 1 महीने के भीतर, वैसी ही अब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट की जो लिमिट है, मतलब समय सीमा, वो भी तय की गई। अगर आपने ये हमारी न्यूज़ नहीं देखी है तो आप ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति को लेकर भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया गया है भारतीय संविधान में। अब देखिए तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। स्टालिन सरकार ने कहा है कि 10 बिलों को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया है और वहीं पर 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब देखिए क्या हालिया विवादों के बाद राज्यपाल आर.एन. रवि को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब देखिए राज्यपाल के पक्षकारों की तरफ से 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला क्या है कि राज्यपाल ने गैर शासकीय कार्यक्रम में यह नारा लगवाया था, मतलब गैर शासकीय था ये कार्यक्रम जिससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता। और दूसरी धारणा क्या है कि कार्यक्रम का विषय कम्ब रामायणम था, जिसमें नारा लगवाते हुए कहा कि राम के महान भक्त को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। विराग गुप्ता क्या कहते हैं इस बात पर? 4 दशक पुरानी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से साफ है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बजाय सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने लगे थे। विधानसभा से पारित बिलों की मंजूरी में विलंब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की कठोर निंदा की है। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए यह जय श्री राम के नारे पर विवाद के आधार पर उनसे त्याग पत्र की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। इस न्यूज़ में हमने देखा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको लेकर एक और ऐतिहासिक फैसला किया गया था कि उसको 1 मंथ के समय दिया जाएगा अब गवर्नर को, कि 1 मंथ के भीतर आपको बिल जो है वो पारित मतलब पास करना होगा, अपनी तरफ से मंजूरी देनी होगी। अगर नहीं देते हो तो उसका कारण भी बताना होगा। और इसके बाद हमने देखा कि जो RN रवि हैं, जो इन पर जितने भी विवादों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में हमने देखा था। और उन्हीं में से ये एक विवाद था जो पीछे हमने देखा था कि जो भी बदलाव किया गया था उसके बाद इनके इस्तीफे को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकांश नेताओं का ये कहना है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखेंगे आगे सरकार क्या करती है। मिलते हैं हम अपनी किसी और नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।